बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टर्म पे हम लोगों ने डिस्टेंस निकालना सीखा था किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में, कि अगर कोई दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 और x2 y2, तो उसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो उसका एक फार्मूला हम लोगों ने सीखा था कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो वैल्यू निकल के आएगी, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू कोऑर्डिनेट। तो ये हमने पिछले टर्म पे जाना था कि जैसे ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है x1 y1, एक कोऑर्डिनेट ये है x2 y2। दो कोऑर्डिनेट हैं, अलग अलग नाम ले लिया, इसका x1 y1 ले लिया, इसका x2 y2 ले लिया। तो इसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो हमने फार्मूला जाना था, क्या जाना था फार्मूला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो जो वैल्यू आती थी, यानी कि फार्मूला हमारा ये था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट। अब ये कुछ भी हो सकता है, 2,3, और ये भी कुछ और हो सकता है, 4,6, कोई भी कोऑर्डिनेट हो। तो दोनों कोऑर्डिनेट को, जैसे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इसका x2 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे, तो अंडर रूट के अंदर होगा, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी। जैसे हम देख रहे हैं कि x2 क्या है हमारा, यानी कि देखो x2 y2 कौन होते हैं, जो B पॉइंट पे हो, B आगे वाले। और हम जो जहाँ से हमारे पॉइंट जो डिस्टेंस जब हम निकालेंगे किसी भी लाइन की, तो फर्स्ट पॉइंट को हम नाम देते हैं x1 y1 एंड सेकंड को x2 y2, चाहे वो कोई भी हो। तो अब देखिए 2,3, 4,6, तो x2 क्या है मेरा, 4 माइनस 2 करूँगा, यानी x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 6 y2 माइनस y1 यानी y2 6 और y1 3, तो 6 माइनस 3 का यानी 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 प्लस 9 कितना हो गया, 4 प्लस 9 30। तो अंडर रूट 30 इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट। तो ये तरीका था डिस्टेंस निकालने का किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम ये देखेंगे कि फार्मूला आया कहाँ से, ये वाला कहाँ से फार्मूला आ गया, मीन्स द डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला आज हम लोग डिस्कस करने चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This is Cartesian plane. Suppose this is one point and this is second point. तो फर्स्ट पॉइंट को हमने नाम दे दिया x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट को हमने नाम दे दिया x2 y2। ठीक, अब x1 y1 और x2 y2, अब आप ये देखिए, कोई वो नहीं है, मतलब कोई लिमिटेशन हो इसमें कि आप इसे ही x1 y1 लें, आप इसे भी x1 y1 ले सकते हैं, इसे भी x2 y2 ले सकते हैं। लेकिन हम फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 और सेकंड पॉइंट को x2 y2 इसलिए लेते हैं क्योंकि जितने भी हमें फार्मूले मिलेंगे कोऑर्डिनेट के अंदर, वो इसी बेस में मिलेंगे। मीन्स जो हमसे पहले, मतलब जिन्होंने फार्मूले बनाए हैं, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन्होंने इसी वे में माना है। तो क्या होगा, अगर हम इसे x2 y2 ले लें और इसे x1 y1 ले लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस फ़र्क कहाँ आ जाएगा, जैसे फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, लेकिन अब मैंने x2 इसे मान लिया और x1 इसे मान लिया, तो मेरे हिसाब से फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, तो चेंजेस हो जाएगा नंबर में, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो फार्मूला जैसे है तो उसी वे में हम लोग पढ़ते हैं, जिस फॉर्म में हमें मिला है। तो इसलिए हम फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 मानते हैं और सेकंड पॉइंट को x2 y2 मानते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। चलिए अब हम इसका डेरिवेशंस देखते हैं कि फार्मूला आया कैसे। तो सपोज दैट दिस इज द A पॉइंट एंड दिस इज द B पॉइंट। ठीक है, अब मुझे पता करनी है डिस्टेंस। तो मैं क्या करूँ कि B को मैंने स्ट्रेटली खींचा हॉरिजॉन्टली,
और ए को मैंने वर्टिकली खींचा, ओ सॉरी बी को मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड खींचा और ए को मैंने हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड खींचा। तो मुझे एक और पॉइंट मिला जिससे मैंने नाम दिया सी। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा? जल्दी बताओ, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री और नॉट? यस, ये 90 डिग्री एंगल होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी कार्टेशियन प्लेन बनता है तो जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर रही होती है उस पॉइंट में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ठीक जैसे ये अपना तो मेन, ये तो कार्टेशियन प्लेन है, ये तो मेन है। बस यहाँ क्या होता है, जो ये पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्शन जहाँ हो रहा होता है उसे हम ओरिजिन नाम देते हैं, यानी इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। लेकिन यहाँ पे लाइनें जो कट कर रही है, देखो ये वर्टिकली वाई एक्सिस की तरफ आ रही है और ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। तो ये 90 डिग्री क्यों है? वजह सुनो। मैंने कहा दिस एंगल इज 90 डिग्री, कोई शक नहीं। अब मैं इस लाइन को शिफ्ट करके थोड़ा आगे ले आऊँ, बिल्कुल पैरेलल लाऊं, जैसी है हूबहू बस आगे बढ़ा दूँ, क्या एंगल में डिफरेंस आएगा? नो, नहीं आएगा ना। तो वही मैंने काम यहाँ करा कि इस लाइन को मैं थोड़ा शिफ्ट करूँगा आगे को, यहाँ तक लाऊंगा, तो क्या इसके एंगल में यहाँ पे, मतलब इसे मैं मानो डॉट डॉट में लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे ये एंगल 90 होगा? होगा नहीं होगा? अच्छा, अब सुनना मेरी बात, लगना तो चाहिए 90 डिग्री बना रहा हूँ, है ना? तभी तो समझ आएगा, फिर तेरी होगी, चलो मान लिया ये 90 डिग्री। अब मैं इस लाइन को यहाँ से शिफ्ट उठा के थोड़ा ऊपर ले लूँ, लेकिन बिल्कुल पैरेलल लूँ, जैसी है हूबहू बिल्कुल पैरेलल, नो चेंजेस, बिल्कुल पैरेलल लाइन। तो यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि देखो पैरेलल लाइन है, जो लाइन ये है वही लाइन ये है, बस मैंने इसे ऊपर शिफ्ट कर दिया 90। अब देखो ये 90 हो गया था, अब मैं इसे थोड़ा धर ऊपर ले आऊँ यहाँ, तो इस जगह पे बिल्कुल पैरेलल है। क्योंकि देखो ये भी लाइन क्या है, ये लाइन भी मेरी, ये लाइन भी मेरी कहाँ जा रही है? एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है। क्योंकि वाई पॉइंट से, वाई पॉइंट ये देखो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के इधर जा रही है ना, बिल्कुल। तो जो ये लाइन है पैरेलल, इसके पैरेलल ही जा रही होगी। पैरेलल क्यों जा रही होगी? अच्छा, पैरेलल कैसे कह दिया मैंने, सुनो भैया। जो वैल्यू एक्स की यहाँ होगी वो वैल्यू एक्स की यहाँ होगी, जो वैल्यू एक्स की यहाँ होगी वो वैल्यू एक्स की यहाँ होगी, जो वैल्यू एक्स की यहाँ होगी वो वैल्यू एक्स की यहाँ होगी। और इनके बीच की जितनी डिस्टेंस वाई है, मान लो 3 है, तो यहाँ भी 3 होगी, चेंज थोड़ी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं इस कोऑर्डिनेट से आपसे पूछ लूँ कि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो और एक्स पे यहाँ 2 लिखा है, तो आप कहेंगे कि एक्स पे 2 है, वाई पे 3 है, यानी 2,3। तो वाई की वैल्यू आप 3 लिखोगे यहाँ, क्योंकि वाई के 3 के सीध में, और यहाँ पे भी वाई की वैल्यू 3 है। इसी तरह मैं और आगे बढ़ जाऊँ तो यहाँ भी वाई की वैल्यू 3 है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस सेम है। और किन्हीं दो लाइन के बीच की डिस्टेंस सेम हो तो देन लाइन आर पैरेलल। वो लाइन पैरेलल होती है जिनके बीच की डिस्टेंस सेम रहे और वो लाइनें कभी मीट ना करें। तो ये मीट तो करने से नहीं गई, और इनके बीच में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और आगे बढ़ाते चले जाऊँगा तो उनके बीच की डिस्टेंस 3 ही रहेगी। तो ये आपस में पैरेलल है। तो जब ये दो लाइनें आपस के अंदर पैरेलल हैं तो इसे ऊपर शिफ्ट करूँगा बिल्कुल हूबहू, तो एंगल में नो चेंजेस। तो ये भी 90 डिग्री और ये 90 है, तो इधर वाला भी 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो समझ में आया कि ये एंगल 90 क्यों है, 90 समझ आ गया ना? अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, अब भी नहीं आया समझ, तो अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो उस पर एक ट्रांसवर्सल हो, तो जितना एंगल ये होता है उतना ही, मान लीजिए जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट ये कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं ना, होते हैं नहीं होते?
तो इस वजह से ये 1 एंगल ये 2, तो 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होता है दो पैरेलल लाइन के बीच में, यानी कि ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एंगल तो वो भी हम देख सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल, तो ये 90, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी 90 होगा। आप ऐसे समझ लिए लाइन से एंगल अगर आपने पढ़ा तो मुद्दा समझ आया कि 90 क्यों है। चलो अब आगे देखो, आगे बढ़ने से पहले जो ऐसे फिगर को गौर से देखो फटाफट। चले आगे बढ़े, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो इसे मैंने सी नाम दिया। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कौन सा, ए बी सी। अब मुझे ए बी चाहिए, तो एक चीज पढ़ी थी आपने जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। अच्छा, लेकिन मुझे ए बी चाहिए खाली, तो हम ए बी को लिख सकते हैं ना, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ये वाली बात समझ आई, ए बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब इससे याद रखो, इससे हम मिटा देंगे, इसे ऊपर शिफ्ट करके लिख देंगे कि मेरे क्यों मेरी ए बी क्या आई थी, ए बी क्या है, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो मतलब अगर मैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कर दूँ अंडर रूट के अंदर और इसकी वैल्यू निकाल दूँ अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की, तो मुझे ए बी की डिस्टेंस मिल जाएगी। मतलब ए बी मिल जाएगी तो ए बी की डिस्टेंस भी मिल जाएगी, बात वही है, ए से बी तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो चलिए अब ए सी और बी सी निकालने के लिए मुझे सी कोऑर्डिनेट भी चाहिए। अब सी कोऑर्डिनेट ले तो क्या लें, अब एकदम दिमाग घूमा होगा कि x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, x3 y3 सी को ले लो, है ना। एक मानूंगा कान पे खींच के, सी को हम x3 y3 नहीं ले सकते। अब क्यों नहीं ले सकते, अगर हम इस पॉइंट को मान रहे होते तो हम इसे ले लेते x3 y3, लेकिन ये पॉइंट माना नहीं गया है, बनाया गया है। ये दो पॉइंट तो माने गए थे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो x1 y1 x2 y2 मान लिया। लेकिन अब c मैंने माना नहीं है, बनाया है, b को वर्टिकली और a को हॉरिजॉन्टली खींचकर। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब c का कोई अलग नाम होगा, क्या नाम होगा खुद बताओगे अभी तुम। चलो देखो, मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो। इसे मैंने ले लिया 2,3 लेके चल देते 2,3। इसको मैं ले रहा हूँ 6,6। ठीक है, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे 6 है, तो यहाँ भी x एक्सिस पे 6 होगा और y एक्सिस पे 6 है, तो 6,6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट तो पता है ना, पहले x एक्सिस पे देखो तो x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 6,6। अब देखो C पे ये यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 6। y की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, x की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले x कोऑर्डिनेट ढूंढना है। यहाँ पे x की वैल्यू 6 होगी, यहाँ x की वैल्यू 6 होगी। इस लाइन में कहीं भी x की वैल्यू 6 ही होनी चाहिए ना। क्यों, देखो यहाँ भी अगर मैं कह दूँ मिसाल के तौर पर आपसे कि इस पॉइंट को बताओ क्या है, तो आप कहेंगे x पे 6, y पे मान लीजिए 3 और 2 के बीच में 2.5, यानी x 6 ही रहा आपका, क्योंकि इस 6 की इसी लाइन में है। ऐसे ही ये पॉइंट भी इसी लाइन में, तो ये 6 रहा। तो क्या ये जो मेरा C पॉइंट है ये भी तो इसी लाइन में है, तो इसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। मतलब ये जो है वही यहाँ वैल्यू होगी x की, वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी। इस लाइन में कहीं भी x की वैल्यू 6 ही रहनी है ना, क्योंकि ये 6 जो पॉइंट है उसकी सीध में है। समझ में आ रहा है। तो x पॉइंट मेरा 6 हो गया कहीं भी हो। तो चलो अब इसका मतलब C पॉइंट जो मेरा है उस पर x पे मैं 6 लिख सकता हूँ, और कोऑर्डिनेट का देखो तो मैं x2 लिख दूँ, यानी जो x की वैल्यू ये होगी वही x की वैल्यू ये होगी। तो
तो x2 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ भी डिस्टेंस 3, यहाँ भी डिस्टेंस 3, यहाँ भी डिस्टेंस 3, इसका मतलब इस लाइन में कहीं भी y की वैल्यू 3 ही रहनी है। मतलब क्या है, वर्टिकली किसी पॉइंट पे जो पॉइंट की वैल्यू है, जैसे इस पॉइंट की वैल्यू 6 है, तो वर्टिकली कहीं चले जाओ उस पॉइंट की लाइन में हमेशा x की वैल्यू 6 ही रहेगी वर्टिकली, क्योंकि ये x एक्सिस पे जो पॉइंट है, x एक्सिस पे जो पॉइंट है उसके वर्टिकली कहीं चले जाओ तो उस पॉइंट मतलब तो ये x एक्सिस पे पॉइंट है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट है। अब x कोऑर्डिनेट के वर्टिकली में कहीं चले जाओ तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 6 ही रहनी है, ऊपर नीचे हर जगह। ऐसी में y कोऑर्डिनेट के क्या बोलते हैं इसे, हॉरिजॉन्टली कहीं भी चले जाओ, y कोऑर्डिनेट के हॉरिजॉन्टली कहीं भी चले जाओ तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यही रहनी है जो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी। जैसे यहाँ 6 थी तो ये 6 ही रहनी है हर जगह। ऐसे यहाँ अगर मान लो 3 है तो हर जगह 3 रहेगी, वर्टिकली कहीं चले जाओ। कब? जब y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू थी, तो y कोऑर्डिनेट की यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगी, तो यहाँ भी 3 ही होगी। अब एक बात बताओ, इसके बीच की डिस्टेंस 3, यहाँ से अगर मैं पॉइंट पूछ लूँ ये पॉइंट क्या है, तो आप कैसे कहेंगे कि x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे 3, तो 6, 3 पॉइंट बताएंगे आप? बताएंगे नहीं बताएंगे? बताएंगे ना। तो मतलब कि आपने ये देखा फिर ये देखा y एक्सिस को, ऐसे इस पॉइंट में आपने x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे ये देखा, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 3 हर जगह मिलेगा आपको हॉरिजॉन्टली। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, जो ये पॉइंट होगा, तो हम ये कह सकते हैं ये जो पॉइंट है वही मतलब ये जो y कोऑर्डिनेट है, यहाँ भी वही y कोऑर्डिनेट है 3, है ना। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेम सामने है। अब ये y1 है तो ये भी मेरा y1 होगा कोऑर्डिनेट में, और उस हिसाब से मुझे 6,3 मिल गया। ये वाली बात समझ आ गई? चलो अच्छी बात। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए भैया, AC स्क्वायर। अब मुद्दा यहाँ अच्छा लगेगा, अब यहाँ मजा आएगा। AC क्या ना है मुझे, AC। तो AC कैसे लेंगे, ये O है, ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस। अब देखो ये जो बात है मैं कह रहा हूँ, इस पॉइंट, ये पॉइंट हर जगह यही रहेगा, और ये पॉइंट भी x एक्सिस में रहा है तो हर जगह यही रहेगा। तो अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 6 होगी कि नहीं होगी? आप कुछ सोच लो, क्योंकि इस पॉइंट हर जगह ही 6 रह रहा है, ऐसे ही हर जगह ये 0 रहेगा x पे। तभी तो कहते हैं कि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है तो ऊपर कहीं चले जाओ x की वैल्यू सेम रहनी है, तो 0 ही रहेगी। ऐसे 6 यहाँ है, ऊपर कहीं चले जाओ 6 रहेगी। तो 0 से 6 तक हम O से C तक की डिस्टेंस मेरी कितनी मिली, 6 मिली। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो अब इस पॉइंट की सीट में हम यहाँ तक गए, इस पॉइंट की सीट में, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 2 होगी। ये वाली बात दिमाग में बैठ गई। यहाँ से यहाँ तक 6, यानी कि कोई है, हम कोई पॉइंट कह सकते हैं इसे, क्योंकि जो x की वैल्यू ये है वही वो x की वैल्यू यहाँ है, तो मैंने कोई और नाम दे दिया, यानी p पे जो O की वैल्यू यहाँ पे जो है यानी 0, तो p पे भी वो 0 है। x की वैल्यू 0 है, यहाँ हम x की बात कर रहे हैं, यहाँ पे y की नहीं बात कर रहे। y की तो यहाँ कुछ और होगी, y की तो यहाँ 3 रहेगी, लेकिन x की तो 0 रहेगी ना, क्योंकि यहाँ x की 0 है तो यहाँ भी x की 0 रहेगी। ठीक, समझ में आया? तो P पॉइंट है। अब देखिए, मुझे AC चाहिए बस क्वेश्चंस में लगाने के लिए, तो P से C तक से PA माइनस कर दूँ, यानी PC माइनस PA कर दूँ, मुझे AC मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक में से इतना माइनस कर दूँ, मिल जाएगा ना। चलो ठीक है, देखो अब देखो पूरी लाइन कितनी है, 6, तो पूरी लाइन यहाँ भी 6 है, तो 6 में से 2 माइनस कर दूँ, क्योंकि PA कितना है, 2, क्योंकि यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 100% 2 होगा। x एक्सिस में बात करें, ऐसी पूरी 6 है, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 होगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस सेम रहेंगे, यहाँ भी ये वाली x एक्सिस में जो यहाँ है वही यहाँ होगी, जो यहाँ डिस्टेंस है 0 से 6, ऐसी वही यहाँ होगी P से लेकर C तक।
तो अब देखिए P से C 6 हो गई। अब AC निकालने के लिए मैंने क्या करा 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो AC मेरी कितनी आ गई 4 आ गई। AC मेरी 4 आ गई। देखो मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आपको अब भी नहीं आया समझ तो AC को आप नीचे डाउनवर्ड लेके आओ। तो 2 से 6 के बीच की डिस्टेंस है, यानी पूरी 6 में से इतना 2 माइनस कर दूँ तो बीच की डिस्टेंस बच जाएगी। अरे इसे मैं नीचे ले आऊँगा खींच के, तो क्या एक्स कोऑर्डिनेट पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वही एक्स कोऑर्डिनेट का होंगे। तो जब ये लाइन शिफ्ट करके ले आऊँगा तो इसके बीच में ही तो आएगी। अच्छा अब यहाँ पूरी टोटल 6, इसमें तो 2 माइनस कर दूँगा तो 4 ही तो बचेगा। तो AC की जगह पे मैंने 4 लगा दिया। अब सुनिए 4 नहीं लगाएंगे, वो तो सॉल्व हो जाएगा, हम पॉइंट नहीं देख रहे। तो AC को हम क्या कहेंगे कि x2 में से मैंने x1 माइनस करा है, 6 में से 2 माइनस करा है। 6 क्या है x2 पॉइंट है और 2 क्या है x1 पॉइंट है। तो x2 में से मैंने x1 माइनस करा है, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस। अब BC की बात करें, BC क्या होगी इतनी डिस्टेंस होगी, मतलब कि हम कहें तो ये पॉइंट मैंने कोई और नाम दे दूँ, इसे नाम दे दे रहा हूँ मैं Q। BQ में से CQ माइनस कर दें तो मुझे BC मिल जाएगा। अब BQ कितना होगा सुन लो। अब मैं इस लाइन को इधर शिफ्ट करूँ तो क्या Y पे कोई फर्क पड़ेगा? Y पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं BC को इधर शिफ्ट करूँ तो Y कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिस्टेंस हाइट ही चाहिए। तो हाइट के लिए मुझे Y एक्सिस का काम है। तो अब X एक्सिस पे फर्क पड़े या ना पड़े मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा काम Y कोऑर्डिनेट से है, हाइट ही तो निकालनी है। अब ये निकालना था तो मुझे Y चेंज हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं था, मैं इसे नीचे खींच लाएगा, X चेंज नहीं होना चाहिए। अब मुझे इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकली चाहिए तो मुझे वर्टिकली लाइन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं इसे शिफ्ट करके इधर ले आऊँगा। तो X चेंज हो नो प्रॉब्लम, मुझे Y चाहिए, यानी कि हाइट चाहिए, वर्टिकली डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली चाहिए थी तो वर्टिकली चेंज हो नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? अब BC के लिए मुझे क्या चाहिए वर्टिकली, तो मैं इसे अगर शिफ्ट करके इधर ले आऊँ तो Y कोऑर्डिनेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल में से इतना माइनस कर दें तो मुझे ये मिल जाएगी। मतलब मेरे कहने का ये है, इसे मैं R मान लूँ, R में से OR में से PO माइनस कर दूँ, RO में से PO माइनस कर दूँ तो मुझे RP मिल जाएगी। या मैं ये कहूँ कि BQ में से CQ माइनस कर दूँ मुझे BC मिल जाएगी। दोनों लाइनें सेम है, समझ में आ रहा है ना? दोनों लाइनें सेम है। हाई वर्टिकली यानी वर्टिकली जो यहाँ Y की वैल्यू होगी वो यहाँ होगी, जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी, जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी। अब देखिए BQ कितनी है टोटल आपको कैसे पता लगेगा? 4 से R तक कितनी है 6, क्योंकि BQ 6 कैसे बताया मैंने, क्योंकि Y2 मेरा 6 लिखा है, तो Y की वैल्यू 6 है, ठीक है। B2 मेरा 6 हो गया। और CQ कितना है? जितना यहाँ से Y की डिस्टेंस होगी, तो यहाँ से Y की डिस्टेंस कैसे पता लगेगी? यहाँ से Y1 के सामने है तो Y1 की डिस्टेंस कितनी है 3, तो यानी पूरी 6 है और QC मेरा 3 है, तो 6 माइनस 3 करेंगे यानी कि 3, तो ये मेरा BC 3 आ जाएगा। अब कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो 6 क्या है Y2 है और 3 क्या है Y1 है, तो Y2 माइनस Y1 का, Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। क्या यही मेरा फार्मूला था डिस्टेंस निकालने का? कि अंडर रूट के अंदर पूरा है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकला, कैसे आया हमारे पास। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ो। ठीक, समझ में आया फार्मूला कैसे आया? मेन चीज़ ये है कि ये लाइन और ये लाइन सेम है y एक्सिस में, मतलब लाइन दोनों सेम है, बिल्कुल बराबर है। तो हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट से मतलब रखेंगे और हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट से मतलब रखेंगे। ठीक, चलो आगे एक एग्जाम्पल और दे दूँ मैं ज़रा इसका, ज़्यादा तो कन्फ्यूजन नहीं। अगर फॉर्मूले से निकालना हो, ये स्ट्रेट लाइन है, x1 y1 कोऑर्डिनेट है,
ये मान लिया मैंने x2 y2 कोऑर्डिनेट। अब इसकी डिस्टेंस कैसे निकालें? फार्मूला तो पता है, फार्मूला लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। अगर मैं इसमें फार्मूला वो जो अभी हमने ट्रायंगल बनाया करा वैसे करेंगे तो क्या मसला पड़ जाएगा? सो वैसे ये मसला पड़ जाएगा कि मान लो ये पॉइंट मेरा ये है 2,3, y पे 3 x पे 2। तो देखो ये y पे अगर 5 है, x पे अगर ये 5 है, तो y पे तो ये 3 ही रहना है, चेंज थोड़ी हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा? क्योंकि इस उसी लाइन में है, तो y2 मेरा 3 है, तो मैं y2 की जगह ये भी लिख सकता हूँ x2, y1, क्योंकि जो y1 की वैल्यू है वही y1 की वैल्यू वहाँ पर है। समझ में आया? तो ये कोऑर्डिनेट मेरा x2 y1 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मुझे x1 y1 x2 y2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले में लगानी है वैल्यू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब कहोगे y1 तो है, y2 तो है ही नहीं, दोनों y1 है, तो क्या करेंगे ना, वो y2 ही पॉइंट मानेंगे, तो होगा क्या वो सुनो। ठीक है, ये समझ लेना ना, और कह सकते हैं भाई। अब देखो अगर ये लाइन ये होता तो इसकी कोई हाइट होती, तो इसकी कितनी हाइट है? मतलब क्या है कि ऐसा होता तो इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट के बीच की हाइट तो है ये। अब इन दोनों की कोऑर्डिनेट के बीच की हाइट क्या है? 0, कुछ है ही नहीं। मतलब ये लाइन हाइट कब होती है? जब हम इस लाइन को यूँ बढ़ाते हैं, इस लाइन को। अब ये लाइन स्ट्रेट है, इसे यूँ बढ़ाएंगे, इसे यूँ बढ़ाएंगे, तो ये तो यही पॉइंट मिल रहा है, तो इसका मतलब इसकी हाइट 0 हो गई, 0 हो गई। अच्छा, बेस क्या हो गया? बेस मेरा यही हो गया, x, यानी यही लाइन मेरी बेस हो गई, यही लाइन बेस हो गई। तो बेस मेरी जो हाइट हो गया, और बेस मेरा यही हो जाएगा जो मेरे ये पॉइंट है, मतलब ए बी, बेस मेरा ए बी हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज क्या है? अब हाइट है ही नहीं। अगर जब हाइट है ही नहीं तो ये लाइन और ये लाइन सेम हो जाएगी ना। ये देखो, ये कम करोगे तो थोड़ी और नीचे आएगी, कम करोगे थोड़ी और नीचे आएगी। मतलब कहने का ये है, ये अब तुमने थोड़ी और कम कर दी इसे, तो ये और नीचे हो जाएगी, और कम कर दी और नीचे हो जाएगी, तो 0 कर दी तो उसी पे हो जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज भी यही हो जाएगी। मतलब कि हाइपोटेन्यूज भी मेरी, ये मैं हाइट परपेंडिकुलर लिख दे रहा हूँ, इसे हाइट लिख दे रहा हूँ, तो हाइट भी मेरी ए बी हो जाएगी। तो अब देखो, अब मुझे ए बी निकालना है, तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर, ए बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर तो 0 है, तो प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 0। तो ए बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ इसी का स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी क्या है? ये ए बी क्या होगी? x2 माइनस x1 होगी। मतलब इसके बीच की डिस्टेंस निकालिए तो टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो वही डिस्टेंस होगी, यानी 3। तो ए बी तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी 9, तो इजिकल टू 3। तो ये तुम्हारी डिस्टेंस 3 आ गई। अब मेरी बात सुनना, ये तो 3 आ गई इस तरीके से। अब फार्मूले में अगर तुम लगाते अपने वाले, तो क्या हो? अपने वाले फार्मूले में लगाते x2 माइनस x1 5 माइनस 2 यानी अंडर रूट 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5। अब y2 भी 3 है, y1 भी 3 है, तो 3 माइनस 3 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 0, अंडर रूट 9 इजिकल टू 3। यहाँ से भी डिस्टेंस 3 आती है। अब एक बात बताओ, अगर ये हाइट सेम है तो इसका मतलब अब मुझे डिस्टेंस इसकी निकालनी है, तो फार्मूले से भी निकालनी है, वो मैंने बता दिया। अब मैं इसे शिफ्ट करके नीचे ले आऊँ, इसे शिफ्ट करके नीचे ले आऊँ, तो अब क्या होगा? जब मैं शिफ्ट करके इसे नीचे ले आऊँगा तो यहाँ पे ये पॉइंट यहीं आ जाएंगे, ए बी 2, यानी कि 2,0 है यहाँ पे, y है नहीं, तभी तो ये 5 लिखा है खाली, 5,0, यानी 3 की जगह सब ये 0 बन जाएंगे। और डिस्टेंस क्या है? सिर्फ 5 में से 2 माइनस करके 3 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जब पॉइंट बिल्कुल वर्टिकली है, पॉइंट जब हॉरिजॉन्टली है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है, ये स्ट्रेट लाइन में ही दोनों पॉइंट है, मतलब विदाउट किसी एंगल, जैसे उसमें ऐसे आ रहा था, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हम क्या करें? उसके x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दें। तो ऐसी कंडीशन में, यानी कि पॉइंट जब मेरे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है, तो हम क्या फार्मूला लिख सकते हैं? वो तो 0 हो गया था,
वाई वाला, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बस। ठीक, अगर पॉइंट मेरे वर्टिकली हो, ऐसे ऐसे हो बस, तो हम क्या लिख देंगे फार्मूला अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि फिर अगर ये पॉइंट ऐसे ऐसे हुए बिल्कुल स्ट्रेट में, तो क्या हो जाएगा, अगर पॉइंट बिल्कुल ये हुए तो अब हाइट कुछ हो जाएगी, ना बेस रहेगा ना हाइपोटेन्यूज रहेगी, क्योंकि अब ये हाइट ऐसे ऐसे हो गई। तो अब इसमें कौन सा पॉइंट गायब हो जाएंगे, x वाले जीरो हो जाएंगे, x वाले सेम होंगे। क्यों, यहाँ भी x की वैल्यू मान लीजिए, अगर ये लाइन ऐसे है, ऐसे लाइन मान लो, तो यहाँ भी x की वैल्यू 5,2 हो गई और यहाँ भी x की वैल्यू 5,3 मान लीजिए, 5,1 है, तो x की वैल्यू जो यहाँ है वही x की वैल्यू यहाँ है, जब माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो वर्टिकली जब है तो हमारे x कोऑर्डिनेट गायब हो जाएगा फार्मूले में, और हॉरिजॉन्टली है तो y कोऑर्डिनेट्स गायब हो जाएंगे फार्मूले के अंदर। और अदरवाइज कैसी भी लाइन है तो हम वो मेन जो फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वो लगा देंगे विदाउट एनी झंझट। तो ये अगर ऐसी भी कंडीशन है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, तब भी हम वो फार्मूला लगा देंगे। तो बस वो फार्मूला लगा के जीरो होना है, 100% जीरो होना है, तो कोई फ़र्क नहीं है, उस फार्मूले से भी निकल जाएगा। और रही बात इंट्रेंस और कॉम्पिटेटिव में, बस फार्मूला याद होना चाहिए, तो वो वाला फार्मूला याद कर लो। तो समझ आया कि डेरिवेशन इज फार्मूला कैसे आया। तो इस बात को आप पढ़ो, समझो, डेरिवेशन देखो इसका बढ़िया से, और बढ़िया से इसे करो। और कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ये नंबर है मेरा, मैं कई बार दे चुका हूँ वीडियोस में, आज फिर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ये जो डेरिवेशन है वो कॉम्पिटिटिव वाले ना देखें, बल्कि जो जनरल क्लासेस में 10th क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऐसे देखें, क्योंकि हम बोर्ड में आना चाहते, अगर आ जाए तो हम कर सकें। तो समझ में आया इसका डेरिवेशन। तो अगले टर्म पे हम लोग क्या देखेंगे, अगले टर्म पे हम सेक्शन फार्मूला भी है और एरिया का भी फार्मूला है। तो सेक्शन से पहले एरिया को डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट से कैसे निकालेंगे। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस कर लेंगे, फिर सेक्शन फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे ये चीज़। तो जब तक के लिए सब पढ़िए, समझिए, और जो ना आए पूछिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।